हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो आपका महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक का पद आया है, उस अधीक्षक के पद के सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है पीएम केयर योजना। तो आज की क्लास में वही हम पीएम केयर योजना को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, जो अधीक्षक के एग्जाम का सिलेबस है। तो आप अधीक्षक के एग्जाम का सिलेबस देखेंगे तो यहां पर आपका योजना का नाम लिखा हुआ है पीएम केयर्स योजना, या इसको पीएम केयर योजना भी कहा जाता है। तो यही योजना को हम आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है, यानी यहां से क्वेश्चन आना तय है। तो चलिए, और यहां से आप जो आज टॉपिक पूरा कवर करेंगे, यहां से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है पीएम केयर्स योजना, और उसके बारे में डिटेलिंग से पढ़ते हैं। चलिए देखिए, हाँ, उससे पहले जो आपका अधीक्षक का हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर से। अगर कोई स्टूडेंट अधीक्षक के बैच को ज्वाइन करना चाहता है, अगर कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसका प्राइस 14 अक्टूबर तक आपका 3000 रुपए का लेस करके 2499 रुपए। अगर वो कंप्लीट कोर्स सीजी पार्ट 1 और आपका पार्ट 2 लेना चाह रहा है तो कंप्लीट कोर्स का 2499 प्राइस है। 14 अक्टूबर तक आपको यही प्राइस मिलेगा। उसके बाद आपको ये प्राइस बढ़ के 3000 रुपए हो जाएगा। और केवल आपको पार्ट 2 पढ़ना है, जो बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान है, तो उसका प्राइस वर्तमान में 1499 है। बाद में ये भी बढ़कर कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करना है तो नीचे आपको कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, बाद में रेट बढ़ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और कई स्टूडेंट पूछते हैं, तो याद रखिएगा कि इस कोर्स में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इसमें पूरा एमसीक्यू भी साथ में सॉल्व कराऊंगा। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है कि हर पार्ट का आप एमसीक्यू भी सॉल्व किए रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कि जो पीएम केयर्स योजना है ये एक्चुअल में है क्या, और क्या क्या प्रावधान पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत है वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, पहली बात, स्कीम का नाम क्या है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। पीएम केयर्स योजना बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म जो अगर आप देखेंगे तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना इसका मतलब एक्चुअल नाम है, लेकिन बोलचाल की भाषा में हम इसको पीएम केयर योजना बोल देते हैं। ठीक है, यहां से स्पष्ट हो रहा है कि योजना किसके लिए है, बच्चों के लिए है। विजन क्या है इस योजना को चालू करने का, मतलब आप बोल सकते हो किस विजन से इस योजना को चालू किया गया है। तो आपको पता है कि जब हमारे यहाँ कोरोना काल आया, कोविड-19 का दौर आया, तो कोविड-19 के दौरान कई बच्चे ऐसे थे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई कोविड-19 के दौरान, और वो बच्चे 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे। तो ऐसे बच्चे जब कोविड-19 का दौर आया और उस दौरान उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, तो उन बच्चों के रख रखाव के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस योजना को चालू किया गया, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। तो वही बताया गया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर चिल्ड्रन योजना स्टार्ट करने की घोषणा की थी। तो यह भी पेपर में पूछा जाता है कि इसकी घोषणा कब हुई थी। तो 29 मई 2021 को यह योजना स्टार्ट करने की घोषणा की गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया किस विजन से इस योजना को स्टार्ट किया गया, कि कोविड-19 के दौरान, कोरोना काल के दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई कोरोना काल के दौरान, तो उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कराने के लिए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, उनको उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट हुई, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। क्लियर है। तो वही लिखा है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया, तो उनके रख रखाव के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस योजना के हम उद्देश्य देख लेते हैं कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य है, जिन बच्चों ने कोविड महामारी के कारण अपने माता पिता को खो दिया, उनकी निरंतर रूप से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना। अब देखें, यहां पर दो तरीके की चीज है कि अगर मान लेते हैं कोविड-19 के दौरान अगर किसी बच्चे की उम्र 18 साल से कम है, तो या तो उसने अपने पूरे दोनों माता पिता को खो दिया हो,
या घर में जो कमाऊ व्यक्ति था, चाहे वो माता है या पिता है, उनमें से भी किसी को खो दिया है तो वो भी इस योजना के लिए पात्र माने जाते हैं। तो अब देखिए कि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने अपने माता पिता दोनों को खो दिया, तो मुद्दा ये उठता है कि अगर बच्चे का कोई और घर में कोई पेरेंट, मतलब कोई उनका संरक्षण देने वाला नहीं है, उसके केवल माता पिता थे, दादा दादी मामा मामी कोई नहीं है, तो वो बच्चा जाएगा कहां? तो इसके लिए भी व्यवस्था करना पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य है, यानी उसकी देखभाल करना, उसके रहने की व्यवस्था कराना। तो इसके लिए अलग अलग बाल संरक्षण केंद्र चल रहे हैं जहां पर उन बच्चों को रखा जाता है जिनके कोविड-19 के दौरान माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई और उन बच्चों को पालने वाला और कोई नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बाल संरक्षण केंद्र भी बनाए गए जहां पर उन बच्चों की प्रॉपर देखभाल हो सके। तो ये पहला उद्देश्य है इस योजना का। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण को सक्षम बनाना। अब उस बच्चे का भी स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, जिसके लिए आपने देखा है कि आयुष्मान भारत योजना चल रही थी, ठीक है, तो या जन आरोग्य योजना चल रही थी। तो ऐसी योजना के तहत उस बच्चे का क्या करवाया जाएगा? स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा, ताकि उस बच्चे को भविष्य में कोई भी परेशानी है स्वास्थ्य से संबंधित तो उसको भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। वो इस योजना का दूसरा उद्देश्य है। तीसरा है उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना, यानी अब वो बच्चे के पेरेंट्स खत्म हो गए, तो अगर अब बच्चे के पेरेंट्स नहीं है तो वो बच्चा अपने आगे के भविष्य में शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? तो उस शिक्षा को भी उसको आगे प्रॉपर शिक्षा मिल पाए, तो इस योजना का ये तीसरा उद्देश्य है कि वो बच्चे भविष्य में प्रॉपर शिक्षा पा पाए, चाहे वो स्कूल की शिक्षा हो या उसके जो फ्यूचर उच्च शिक्षा हो, कॉलेज की शिक्षा हो, वो भी यहाँ पर उसको प्रॉपर तरीके से मिल सके, उसके लिए भी इस योजना को चालू किया गया है। यानी इस योजना के तीन उद्देश्य आपको पता चल गए कि अगर बच्चे ने माता पिता दोनों को खो दिया है तो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके संरक्षण की व्यवस्था कराना। दूसरा, अगर माता पिता खत्म हो गए तो उस बच्चे के स्वास्थ्य का जो देखभाल कौन करेगा, तो उसका स्वास्थ्य बीमा करवाना। तीसरा, कि बच्चे के लिए आगे उच्च शिक्षा वो पा सके, स्कूली शिक्षा पा सके, उसके लिए भी व्यवस्था कराना पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको चीजें अच्छे से समझ आ रही होगी। अब देखते हैं कि ये योजना के प्रमुख प्रावधान क्या है, यानी पीएम केयर्स योजना के अंतर्गत बच्चे को क्या चीजें मिलेंगी जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले बच्चे के नाम पर क्या खोला जाएगा? एक सावधि जमा खाता खोला जाएगा फिक्स डिपॉजिट के लिए, यानी आपका क्या करवाया जाएगा? बच्चे के नाम पर एफडी करवाया जाएगा। याद रखिएगा, सरकार क्या करेगी? बच्चे के नाम पर पहले उसके नाम का एक खाता खुलवाएगी और खाता खोलने के बाद उसके नाम पर पैसा क्या कर देगी? फिक्स डिपॉजिट कर देगी। कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा? 10 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। याद रखना है आपको, कितना रुपए बच्चे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट होगा? 10 लाख रुपए। तो अब याद रखिएगा, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा, अगर मान लेते हैं कि कोविड-19 के दौरान अगर किसी के माता या पिता की मृत्यु हुई है या माता पिता दोनों की मृत्यु हुई है, तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चे का कोई रख रखाव रखने वाला नहीं है तो उस बच्चे के नाम पर सरकार क्या कर रही है? 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करवाएगी। लेकिन डिपेंड यहां पर यह करता है कि एफडी जो करवाया जा रहा है उसमें सरकार हर वर्ष कितना कितना पैसा डालेगी। एफडी तो बच्चे के नाम पर होगा, तो बच्चे के नाम पर एफडी होगा तो बच्चा तो तुरंत पैसा नहीं निकाल सकता, क्योंकि एफडी वो तोड़ तभी सकता है जब वो 23 साल का हो जाए। यानी अगर देखिए, पात्र बच्चा कब होगा? जब उसकी आयु 18 वर्ष से कम है और कोविड-19 के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन अब सरकार तो कोविड-19 के दौरान माता पिता की मृत्यु हो गई तो सरकार तो शुरू से ही एफडी करवा देगी बच्चे का, तो बच्चा तो एफडी कब तोड़ेगा? बच्चा एफडी तब तोड़ सकता है, यानी ये 10 लाख रुपए को बच्चा तब निकाल सकता है जब वो 23 साल का हो जाएगा। और वो पात्र कब है? जब उसकी आयु 18 वर्ष से कम है और कोविड-19 के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु हुई है, तब वो इस योजना के लिए पात्र है। तो अगर यह भी तो हो सकता है कि जब बच्चा 1 साल का था तब उसके माता पिता कोविड-19 में मृत्यु हो गई, कोविड-19 के कारण उन माता पिता को कोरोना हो गया, उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। या बच्चा 2 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या बच्चा 3 साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, या बच्चा जब 17 साल का था तब उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल की तरफ लेकर चल रहा हूं, फिर मैं वापस इस स्लाइड में आऊंगा। देखिए, अगर बच्चा 1 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई, तो बच्चा मान लेते हैं उस समय 1 साल का था कोविड-19 के दौरान, तो उस बच्चे के नाम पर जो एफडी किया जाएगा वो 2,87,870 रुपए पहले, क्योंकि बच्चा 1 ही साल का था,
तो उसका एफडी को जो किया जाएगा, कितना राशि किया जाएगा, 2,87,870 रुपए। और यही एफडी मैच्योर होते होते 18 वर्ष का जब बच्चा होगा तो ये 10 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। समझ आ रहा है? यानी अगर वो बच्चा 1 साल का था तो सरकार को कम पैसा जमा करना पड़ेगा, क्योंकि एफडी में ब्याज मिलता है। तो एफडी जो है धीरे धीरे मैच्योर होते हुए वो जब बच्चा 18 साल की उम्र में आएगा तो वो एफडी कितने रुपए की हो गई रहेगी, 10 लाख रुपए की। समझ आ रहा है? अगर वो बच्चा 2 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई कोविड-19 के दौरान, तो उस बच्चे के लिए 3,09,750 रुपए जमा किया जाएगा। एफडी कितने का करवाया जाएगा, 3,09,750। और जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो उसकी राशि मैच्योर होकर 10 लाख रुपए हो गई रहेगी। तो वैसे ही अलग अलग साल के लिए अलग अलग राशि तय है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे कितने रुपए का एफडी हो रहा है तो ओवरऑल उसको 10 लाख रुपए ही मिल रहा है यहां पर। समझ आ रहा है? तो अब देखिए, अगर कोई बच्चा उस समय 17 साल का था जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई है, तो उस बच्चे के नाम पर सरकार जो है 9,29,370 रुपए एक साथ जमा करेगी। और जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो उसका जो वैल्यू है वो बढ़कर कितना हो गया रहेगा, 10 लाख रुपए। यानी उसका एफडी मैच्योर हो जाएगी और राशि कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएगा। तो अब ये डिपेंड करता है कि सरकार कितना पैसा उस बच्चे के लिए जमा करेगी उस बच्चे की उम्र में जब उसके माता पिता की मृत्यु हो रही है। क्लियर है? लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, आपसे पूछा जाएगा पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत कितना राशि एफडी करवाया जाता है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 10 लाख रुपए। समझ आ गया वाली बात? अब देखिए, जब बच्चा 18 साल का होगा तो उसके बैंक अकाउंट में एफडी कितने रुपए की है, 10 लाख रुपए की है। कितने रुपए की एफडी है उसके अकाउंट में, 10 लाख रुपए की एफडी है उसके अकाउंट में। क्लियर है? क्योंकि अब उसका 10 लाख रुपए एफडी 18 साल की उम्र में हो गया। लेकिन याद रखिएगा, ये 10 लाख रुपए बच्चा कब निकाल सकता है, जब वो 23 वर्ष का हो जाएगा। यानी बच्चा उसकी एफडी मैच्योर होने के बाद भी 5 साल बाद पैसा निकाल पाएगा जब वो 23 साल का हो जाएगा। लेकिन अंतर क्या आएगा? अब अंतर यह आएगा कि जब बच्चा 18 से 23 वर्ष की आयु का जो बीच का 5 साल का समय है, 18 साल का जब बच्चा हो जाएगा और बच्चा 18 साल का हो जाएगा यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करने वो पहुंच गया, कॉलेज पहुंच चुका होगा बच्चा, तो 18 साल बाद क्या होगा, उस बच्चे को मासिक ब्याज मिलने लगेगा। याद रखिएगा, 18 साल की उम्र के बाद, क्योंकि अब उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए परिपक्व हो चुका है, अब इसके बाद 10 लाख रुपए होने के बाद हर महीने उसको बच्चे को एफडी का ब्याज के रूप में एक राशि प्राप्त होगा जिसको मासिक छात्रवृत्ति कहा गया है। याद रखिएगा, मासिक छात्रवृत्ति यानी उसको जो है स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी मासिक रूप से। तो 18 साल की उम्र से लेकर जब तक बच्चा 23 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको हर महीने मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी, जो उसके एफडी का ब्याज का पैसा आएगा उस ब्याज की राशि को प्रति महीने उसको क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा उस बच्चे को, ताकि जब वो बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा तो उस बच्चे के पास जो मासिक रूप से यहां पर छात्रवृत्ति आ रही है वो उसका सपोर्ट कर पाएगी। क्लियर हो गया? तो क्या चीजें समझ आई कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत बच्चे का 10 लाख रुपए का एफडी करवाया जाएगा, लेकिन बच्चा जो है उसकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए तभी वो इसके लिए पात्र होगा, और कोविड-19 के दौरान उसके माता पिता की मृत्यु होनी चाहिए। अब 18 साल में जब उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए रहेगा तो वो निकाल नहीं पाएगा, वो उस पैसा को तभी निकाल सकता है जब उसकी आयु 23 साल हो जाए। लेकिन 18 से 23 साल के समय का बीच का जो 5 साल का समय है, उस 5 साल में हर महीने बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, जो उसके एफडी से ब्याज की राशि आएगी, उस ब्याज की राशि को बच्चे को दिया जाएगा हर महीने उसका खर्चा चलाने के लिए। क्लियर हो गई ये वाली बात? तो यही चीज मैं वापस अपनी स्लाइड में जा रहा हूं। अब यही चीज यहां पर आपको बताई गई है कि बच्चे के नाम पर फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा। पीएम केयर 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाला कोविड-19 प्रभावित प्रत्येक बच्चे के लिए 10 लाख रुपए के कोष का निर्माण करेगा, यानी उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए रहेगा। इस कोष को 18 वर्ष की आयु से अगले 5 वर्ष तक उच्च शिक्षा की अवधि के दौरान उसकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने के लिए मासिक वित्तीय सहायता यानी छात्रवृत्ति दिया जाएगा। यानी 18 से 23 वर्ष के बीच में उसको प्रति महीने पर मंथ उसको क्या मिलेगा, छात्रवृत्ति मिलेगा, जो एफडी का ब्याज आएगा।
23 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद लड़के या लड़की क्या कर सकते हैं, जो 10 लाख रुपए उनका एफडी था उसको तोड़ के निकाल सकते हैं। यानी 23 वर्ष की आयु के बाद वो 10 लाख रुपए अपने निकाल सकते हैं। आगे उनको कोई व्यापार करना है या आगे उनको अपनी पढ़ाई करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए वो 10 लाख रुपए 23 साल की आयु के बाद वो निकाल सकते हैं। तो ये मेन इस योजना का मोटो है, याद रखिएगा। 10 लाख रुपए एफडी होगा, एफडी टूटेगा कब, 23 साल के होने के बाद। 18 से 23 के बीच उसको हर महीने छात्रवृत्ति मिलेगी, जो एफडी का उस समय प्रचलित ब्याज दर रहेगा उतना उसको मासिक छात्रवृत्ति हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं से आपका पेपर में क्वेश्चन आना तय है। जो मैंने 10 लाख 23 वर्ष ये सब बताया, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए आखिर पात्र कौन है। सबसे पहला, वे सभी बच्चे जिन्होंने माता पिता या दोनों को खो दिया है। याद रखिएगा, कोविड-19 के दौरान यदि बच्चे के माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई है या उनमें से किसी एक की मृत्यु हुई है, जो कमाने वाला व्यक्ति था उसी की मृत्यु हो गई है, तो वो बच्चा इस योजना के लिए पात्र है। अब देखिए, ये हो गया पहला। अब ये भी तो हो सकता है कि जो बच्चा है उसके माता पिता ही नहीं, जो बच्चा था उसके माता पिता नहीं है, उस बच्चे को कोई और पालता था। माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के पहले ही हो गई थी, लेकिन उसको पालने वाले कोई, मान ले तो उसके दादा दादी पालते थे उस बच्चे को माता पिता की मृत्यु होने के कारण, और कोविड-19 के दौरान उसके संरक्षक की मृत्यु हो गई, यानी दादा दादी या उनमें से किसी और की मृत्यु हो गई, तो भी वो भी बच्चा इसके लिए क्या पात्र होगा। क्यों? क्योंकि उसको पालने वाले तो वही थे ना। अब उनकी मृत्यु हो गई, यानी या तो पेरेंट्स की मृत्यु हो गई या उसके गार्जियन की मृत्यु हो गई जो उसको पाल रहे थे, तो वो भी यहां पर उसके तहत पात्र होंगे। तीसरा है, कानूनी संरक्षक दत्तकग्राही अभिभावकों को। अब देखिए, कानूनी संरक्षक या दत्तकग्राही क्या हो गए। मान लेते हैं कि उसने बच्चे को गोद लिया था, वो उसका बच्चा, उसके माता पिता नहीं थे, लेकिन उसके जो माता पिता थे वो उस बच्चे के, मतलब किसी, मान लेते हैं कोई माता पिता, उसका कोई संतान नहीं थी, तो संतान नहीं थी तो उसने बच्चे को गोद लिया, इसी को हम दत्तक बोलते हैं। तो अब कोविड-19 के दौरान जिसने उसको गोद लिए माता पिता थे उनकी मृत्यु हो गई, तो वो भी बच्चा इसके लिए पात्र है, क्योंकि उस बच्चे का भी पालन पोषण करने वाला कोई नहीं रह गया। यानी उसके बाय बर्थ जो नेचुरल फादर मदर है वो अगर उनकी मृत्यु हो रही है तब भी पात्र है, उसको पालने वाले की मृत्यु हो रही है तब भी वो पात्र है, और तीसरा, उसको जो गोद लिए थे माता पिता जो उसको संरक्षण दे रहे थे उनकी मृत्यु हो गई, तो वो भी बच्चा प्राप्त, मतलब इस योजना के लिए पात्र है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात कि बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। जब उसके माता पिता कोविड-19 के दौरान मृत्यु हो रही तो बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये बात को बिल्कुल याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं। देखिए, अब इस योजना की डेट अवधि क्या है। अवधि का मतलब, कहने का मतलब कि कोविड-19 एक समय काल के लिए आया था, तो कोविड-19 समय काल के लिए आया तो कब से लेकर कब तक के बच्चे इसके लिए पात्र होंगे। तो यहां पर वही बताया गया है कि आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, उसने कोरोना को महामारी यानी कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया, तो उन्होंने कोविड-19 को महामारी 11 मार्च 2020 को घोषित किया। याद रखिएगा कि WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी, पूरे वर्ल्ड के लिए महामारी कब घोषित किया था, 11 मार्च 2020 को। तो ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में हुई है। याद रखिएगा, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु 11 मार्च 2020 से लेकर, क्योंकि इस दिन WHO ने कोरोना को महामारी घोषित किया, तो 11 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच में जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो रही है, तो वो बच्चे यहां पर इस योजना के लिए एलिजिबल होंगे। तो वही यहां पर आपको बताया गया है कि 11/3/2020 से लेकर 31/12/2021 तक। ठीक है, माता पिता की मृत्यु की तारीख को बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए, तभी वो इसके लिए पात्र हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अवधि। अवधि क्या है? अब देखिए, आपने यहां पर देखा होगा, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि WHO ने इस योजना के लिए, WHO जो था वो कोरोना को महामारी कब घोषित किया, 11 मार्च 2020 को। लेकिन हमारी पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम चालू कब हुई? तो पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम चालू हुई है, अगर आपने देखा है, 29 मई 2021 को प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की है।
तो इसकी जब घोषणा हुई तो डब्ल्यूएचओ तो इसके पहले ही कोरोना को महामारी घोषित कर चुका था। तो अब बच्चे को अगर वो पहले इस योजना चालू होने के पहले उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है तो यहां पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर जो बच्चे का एप्लीकेशन होगा वो 29/5/2021 से प्रारंभ होकर 31/12/2021 तक के बीच में उस बच्चे को अपना क्या करना था, यानी उस बच्चे को या कलेक्टर पहचान करेगा बच्चे की कि किसके माता पिता मरे थे, उसको हम आगे पढ़ेंगे तो वो यहां पर अप्लाई कर सकते थे, उस बच्चे का पंजीकरण करा सकते थे। तो याद रखिएगा पंजीकरण करवाने की अवधि क्या रखी गई थी, तो पंजीकरण कराने की अवधि 29 मई 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच रखी गई। लेकिन वो बच्चा तभी पात्र होगा जब कोविड-19 जब घोषित हुआ महामारी के रूप में, वहां से लेकर 31/12/2021 के बीच में अगर उसके माता पिता की मृत्यु हुई है तभी वो बच्चा इसके लिए पात्र होगा। क्लियर है। और ये स्कीम कितने साल तक चलेगी, क्योंकि ये स्कीम में क्या बोला गया है कि जब लाभार्थी 23 वर्ष का हो जाएगा तो 23 वर्ष होने के बाद वो पैसा अपना निकाल सकता है। तो जब तक इस स्कीम के अंतर्गत जितने लोग पात्र थे वो बच्चे जब तक 23 साल के नहीं हो जाते तब तक ये योजना कार्यान्वित में रहेगी। जैसे ही सभी बच्चे 23 साल के, अलग अलग समय में सब 23 साल के होंगे, तो जब तक आखिरी बच्चा 23 साल का होगा तब तक ये योजना कार्यान्वित रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं योजना का लाभ। तो योजना का लाभ मैंने आपको बताया ही। सबसे पहले योजना का लाभ उनके लिए देखते हैं जिन बच्चों की आयु 10 साल से कम है, यानी ऐसे बच्चे जिनकी आयु 10 साल से कम है उसको इस योजना के अंतर्गत क्या लाभ मिलेगा, तो उसके नाम पर आपको पता ही है 10 लाख रुपए तो सबको मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, उस बच्चे को नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाएगा। यानी अगर उस बच्चे की आयु 10 साल से कम थी तो ऐसे बच्चे को क्या किया जाएगा, ऐसे बच्चे को केंद्रीय विद्यालय या कोई प्राइवेट स्कूल होगा जो उसके घर के आसपास हो तो वहां पर उसको एडमिशन दिलवाया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगर बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल की कुछ फीस होगी, तो प्राइवेट स्कूल की कुछ फीस होगी तो वो बच्चा नहीं भरेगा, वो पीएम केयर फंड, आपको पता है एक पीएम केयर फंड भी बना हुआ है जो कि आपका 2020 में ही बनाया गया था पीएम केयर फंड, जिसमें अलग अलग संस्थाएं क्या करती है, दान देती है, चंदा देती है। तो पीएम केयर फंड से ये पैसे की पूर्ति की जाएगी। यानी वो जो प्राइवेट स्कूल की फीस होगी वो बच्चे को नहीं पटाना है, वो पीएम केयर फंड से वहां तक पहुंचेगा। क्लियर है। पीएम केयर फंड के अंतर्गत उस बच्चे को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, उसके पूरे पुस्तकों का खर्च पीएम केयर फंड से होगा और जितने भी नोटबुक उसको लगेगी वो सब पीएम केयर फंड से ही उसको मिलेगा। यानी अगर बच्चा यहां पर स्कूल पढ़ने चाहेगा, चाहे वो सरकारी स्कूल जा रहा है या प्राइवेट स्कूल जा रहा है, उस बच्चे का पढ़ाई में जितनी चीजों में खर्चा होता है और उसको बुक लेना है या स्कूल में प्रवेश लेना है, जो स्कूल की फीस होती है वो हर फीस कहां से दी जाएगी, पीएम केयर फंड से दी जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी आयु 10 साल से कम है। अब दूसरे बच्चे जिनकी आयु 11 से 18 साल के बीच है, जिनकी आयु 11 से 18 साल के बीच है, उन बच्चों को क्या मिलेगा, तो ऐसे बच्चों को भी स्कूलों में प्रवेश करवाया जाएगा। यानी जो भी आसपास के स्कूल है सब जगह उनको भेजा जाएगा, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय प्राइवेट स्कूल है उनको डाला जाएगा और उनकी भी जो फीस होगी वो कहां से दी जाएगी, पीएम केयर फंड से दी जाएगी। साथ ही साथ उनके जो पढ़ाई के जो नोटबुक चाहिए, पुस्तक चाहिए, वो भी पूरा खर्चा सरकार पीएम केयर फंड से करेगी। तो वही चीज इसके लिए भी कोई भी नया नहीं है, इसमें जो हमने पिछला पढ़ा वही है। अब देखते हैं, अब वो बच्चा छोटा था, अब वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो 18 से 23 वर्ष की उम्र में जाएगा, यानी वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाएगा। तो वही बच्चा अब बड़ा होने के बाद जब उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाएगा तो इस योजना के अंतर्गत उसको क्या मिलेगा, तो इस योजना के अंतर्गत उसको, उस बच्चे को देखो अब वो स्कूल की लाइफ से निकल गया, उच्च शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है, यानी वो कॉलेज जाएगा। तो कॉलेज अगर बच्चा जा रहा है तो उसको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पास उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को एजुकेशन लोन दिलाया जाएगा। याद रखिएगा, बच्चे को क्या मिलेगा, एजुकेशन लोन मिलेगा, ऋण मिलेगा। इसमें आर्थिक सहायता नहीं हो रही है, सब्सिडी नहीं मिल रही, उसको लोन मिल रहा है। तो याद रखिएगा, बच्चे को क्या दिया जाएगा, एजुकेशन लोन दिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो उसको एजुकेशन लोन सरकार दे रही है। तो जब तक वो बच्चा 23 साल का नहीं हो जाता, जब तक वो बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता और 23 साल का नहीं हो जाता, तो उसके जो एजुकेशन लोन का जितना भी
किस्त पटाना होगा। लोन को पटाने के लिए किस्त पटाते हैं, तो एजुकेशन लोन को पटाने के लिए जितना किस्त होता है वो किस्त की राशि सरकार पीएम केयर फंड से देगी। यानी बच्चा कॉलेज गया, उसको एजुकेशन लोन मिलेगा, जब तक वो 23 साल का नहीं होता उसके लोन का जितना भी किस्त आ रहा है वो किस्त को पीएम केयर फंड से पटाया जाएगा, और 23 साल बाद जितना भी किस्त बचा होगा पटाने का उस बच्चे को स्वयं पटाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है उसके बाद उसकी कार्य, या आप बोल सकते हो कि उसको जॉब लग जाएगी या वो व्यापार चालू कर लेगा, क्योंकि कमाने की उम्र आ गई है। तो ऐसा माना गया कि उसके बाद जो बचा हुआ ऋण की पूर्ति है वो बच्चा स्वयं करेगा। 23 साल तक उसके ऋण की पूर्ति कौन करेगी? सरकार पीएम केयर फंड से करेगी। उसके बाद वो बचा हुआ पैसा वो खुद देगा, क्योंकि 18 साल के बाद उसको मासिक छात्रवृत्ति भी मिलने लग जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा ना 10 लाख का जो है 18 की उम्र के बाद 23 तक बीच में उसको मंथली किस्त मिलेगा, मंथली छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलेगा, तो उनसे वो जो भी पैसे इकट्ठा हुआ रहेगा, और 23 साल के बाद उसको 10 लाख रुपए भी मिलेगा, तो वो 10 लाख रुपए से अपने लोन पटा लेगा। तो इसके लिए वो ऐसा प्रावधान रखा गया है। आगे देखते हैं, इस ऋण पर लगने वाला ब्याज का भुगतान पीएम केयर द्वारा किया जाएगा। अब जो चीज मैंने बताया वही चीज लिखा, और उसके उच्च शिक्षा में भी जितना भी पैसों का खर्चा होगा वो छात्रवृत्ति के माध्यम से उसको दे दिया जाएगा। यानी उसको किताबों का खर्च ये सब भी रहेगा, उसको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के माध्यम से ये सब चीजें मिलती रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं स्वास्थ्य बीमा क्या मिलेगा। यानी बच्चे का मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य की भी देखभाल रखी जाएगी, तो सभी प्रभावित बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष्मान भारत योजना जिसको हम PMJAY बोलते हैं, प्रधानमंत्री आपका जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, आयुष्मान भारत योजना। तो जन आरोग्य योजना के अंतर्गत क्या मिलेगा? उस बच्चे को 5 लाख रुपए का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। यानी उसका मेडिकल, आप बोल सकते हो उसका हेल्थ इंश्योरेंस एक प्रकार का हो जाएगा। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। ये भी याद रखिएगा। तो जब तक बच्चा जो है वो इस एज पीरियड में चलेगा, जब तक वो इस योजना के लिए पात्र है, यानी 23 वर्ष की आयु तक उस बच्चे का स्वास्थ्य बीमा इस योजना के अंतर्गत कवर होगा। 5 लाख रुपए का उसको स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ये चीज याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। और ये स्वास्थ्य बीमा के बदले उसको जो प्रीमियम राशि भरते हैं, अगर हम कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना लेते हैं तो उसमें हमको हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम राशि देना पड़ता है। तो उस बच्चे की जितनी भी प्रीमियम राशि होगी वो पीएम केयर फंड के तहत उसकी प्रीमियम राशि भरी जाएगी, जब तक बच्चा 23 साल का नहीं हो जाता। क्लियर है? तो स्वास्थ्य बीमा कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए का बच्चे को स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि नोडल एजेंसी कौन है, यानी इस योजना को क्रियान्वित करने वाला विभाग कौन सा है। तो इस योजना को अगर हम केंद्र स्तर पर देखेंगे तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है भारत सरकार का, वो इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है केंद्र लेवल की। यानी सेंट्रल लेवल पर इस योजना को कौन कार्यान्वित कर रहा है? आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। राज्य स्तर पर कौन कार्यान्वित कर रहा है? राज्य स्तर में जो महिला एवं बाल विकास विभाग होता है या राज्य स्तर में जो सामाजिक न्याय विभाग होगा, ये दोनों में से कोई एक नोडल विभाग बनाएगा। यानी नोडल विभाग होगा राज्य स्तर का। ये राज्य सरकार तय करेगी कि इस योजना को राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग चलाएगा या राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय विभाग चलाएगा। तो याद रखिएगा, राज्य स्तर पर 2 विभाग इसके नोडल विभाग बन सकते हैं। यानी इस योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी 2 विभाग के ऊपर आ सकती है, महिला एवं बाल विकास विभाग और सामाजिक न्याय विभाग। और जिला स्तर पर इस योजना को कार्यान्वित कौन करेगा? जिला मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर के द्वारा जिला स्तर पर इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अब देखिए कि बच्चों का चयन कैसे होगा, यानी कौन से बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं, कौन से बच्चे पात्र नहीं हैं, तो इसका जो तय करेगा वो कलेक्टर करेगा। यानी कलेक्टर क्या करेगा? अपने आसपास के पूरा डेटा इकट्ठा करेगा कि कोविड-19 के दौरान किसके माता पिता की मृत्यु हुई है, कौन से बच्चे की, तो उसके बाद कौन सा बच्चा इस योजना के लिए पात्र है या नहीं, उसको तय करने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर के पास है। ये चीज याद रखिएगा, जिला कलेक्टर के पास है कि बच्चा इस योजना की पात्रता या अपात्रता तय करने का अधिकार किसके पास है? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के पास है। तो यही तय करेगा कि बच्चा इस योजना का लाभ ले सकता है या नहीं ले सकता। अब हम ये देखते हैं, इसको समझते हैं कि इस योजना के तहत पैसों का फ्लो कैसे होगा, यानी इस योजना के तहत पैसे कैसे प्राप्त होते हैं बच्चे को, वो देख लेते हैं। देखिए, आपको मैंने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है यानी कलेक्टर है,
कलेक्टर इस योजना के तहत बच्चों को पात्र बनाएगा, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी पीएम केयर योजना का एक फंड का निर्माण किया जाएगा, कोष का निर्माण किया जाएगा। समझ आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीएम एक खाता खोलेगा पीएम केयर के नाम से, और जितने बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, जितने बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, ये उसका नाम राज्य स्तर में महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक सेवा विभाग, जो हमने पढ़ा वो विभाग जो भी राज्य में कार्यान्वित कर रहा होगा, उसके पास इन बच्चों की लिस्ट ये यहां पे भेज देगा। ठीक है, अब राज्य स्तर पर भी इस योजना का एक खाता खुलेगा, पीएम केयर के नाम से राज्य स्तर पर भी एक खाता खुलेगा। अब ये महिला एवं बाल विकास विभाग या सामाजिक न्याय विभाग जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, ये बच्चों की लिस्ट भेजेगा जो केंद्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है उसके पास। और केंद्र स्तर का भी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये भी एक अकाउंट खोलेगा पीएम केयर के नाम से। फिर से बोल रहा हूं, जिला स्तर पर कलेक्टर एक खाता खोलेगा, राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग एक खाता खोलेगा, सामाजिक न्याय विभाग, और केंद्र स्तर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपना एक खाता खोलेगा पीएम केयर के नाम से। लिस्ट बच्चों की डीएम किसको भेज रहा है? राज्य स्तर पर भेज रहा है और राज्य केंद्र स्तर पर भेज रहा है। अब देखिए, जो केंद्र स्तर का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, अब इसके पास फाइनल लिस्ट हर राज्य से आ गई कि कितने बच्चे पात्र हैं, तो ये उतना पैसे की डिमांड करेगा किससे? पीएम केयर फंड से। मैंने आपको बताया था पीएम केयर फंड बना हुआ है, पीएम केयर फंड। तो जो पीएम केयर फंड है उसमें अलग अलग संस्थाएं, जो क्योंकि पीएम केयर जो फंड है एक प्रकार का आप बोल सकते हो कि ये एक ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा है तो इसके अलग अलग ट्रस्टी होंगे। तो पीएम केयर फंड में क्या होता है कि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए लोग इसमें चंदा देते हैं, दान देते हैं। तो पीएम केयर फंड में जितना पैसा इकट्ठा हो रहा है, उसी पीएम केयर फंड से यहां पर इस योजना को चलाने के लिए, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को चलाने के लिए पैसा कहां आता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अकाउंट में पैसा आता है। अब यहां से ये पैसा हर अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और हर राज्य का जो पीएम केयर का अकाउंट होगा वहां पे पैसा आएगा, और ये पीएम केयर का अकाउंट जो राज्य स्तर पर है, ये राज्य अलग अलग जिलों में उस पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करके कहां भेज देगा? डीएम के पास भेज देगा। यानी जो डिस्ट्रिक्ट आपका मजिस्ट्रेट है यानी कलेक्टर है, वो जो यहां पर कोष बनाया था उसने अपना अकाउंट खोला था, उसमें पैसा आएगा, और यहां पे जब कलेक्टर के पास पैसा आएगा तो उसके बाद कलेक्टर जो भी बच्चे इस योजना के लिए पात्र हैं उन बच्चों के अकाउंट में उस नाम से एफडी करवाने के लिए पैसे भेज देगा। तो इस तरीके से पूरे पैसे का फ्लो होता है ऊपर से नीचे लेवल तक। तो अब इस आपके लिए मेन पॉइंट यहां से क्या निकल रहा है कि पीएम केयर योजना के अंतर्गत पैसा कहां से आता है? तो पैसा पीएम केयर फंड से आता है। पीएम केयर फंड जो है आपका कोरोना काल में 2020 में ये पीएम केयर फंड लाया गया था, बनाया गया था। पीएम केयर फंड का जो आप ये ट्रस्ट बना है एक, तो पीएम केयर फंड ट्रस्ट का पदेन अध्यक्ष कौन होता है कभी पूछे तो वो प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि नाम पर ही पीएम है। तो याद रखिएगा पीएम केयर फंड जो होता है, पीएम केयर फंड का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। और पीएम केयर फंड का जो ट्रस्ट बना है तो उसका अध्यक्ष कौन है पूछेगा, तो पीएम इसके अध्यक्ष हैं, पदेन अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, याद रखिएगा। इसके अलावा होम मिनिस्टर, आपका डिफेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर इसके पदेन सदस्य होंगे। यानी पीएम केयर फंड का जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, जो कि पदेन अध्यक्ष है। यानी जो प्रधानमंत्री देश का बनेगा वो डायरेक्ट इसका पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। जो देश का रक्षा मंत्री बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, जो देश का वित्त मंत्री बनेगा, फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, जो देश का होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री बनेगा वो डायरेक्ट इस पीएम केयर फंड ट्रस्ट का पदेन सदस्य बन जाएगा। तो अगर कभी पूछे कि पीएम केयर फंड का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, पदेन सदस्य गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन सदस्य होते हैं। अब आपसे एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है, वो ये है कि पीएम केयर का फुल फॉर्म क्या है? जो हम पीएम केयर योजना पढ़ रहे हैं या पीएम केयर फंड बना है, तो पीएम केयर, केयर का फुल फॉर्म क्या है? यह भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, तो पीएम से तो प्राइम मिनिस्टर आपको याद ही है। अब ये केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये केयर्स का फुल फॉर्म, तो केयर्स का फुल फॉर्म है सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। यानी सी से क्या आया? सिटीजन, ए से क्या आया? असिस्टेंस,
आर से क्या आया, रिलीफ, ई से क्या आया, इमरजेंसी, और एस से क्या आया, सिक्योरिटी, और इसी के आगे फंड जुड़ गया। तो पीएम केयर्स फंड, प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ये है आपके पीएम केयर का या कि पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म। तो ये भी पेपर में आ सकता है, जो कि पीएम केयर्स फंड कब बनाया गया, 2020 में। याद रखिएगा ये एक ट्रस्ट है, और ट्रस्ट का जो पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, बाकी जो 3 पदेन सदस्य है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये ही है आपकी पीएम केयर योजना या पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मैंने एक एक पॉइंट बड़ा समय लेकर आपको समझाने का कोशिश किया। आप इसको एक डेमो वीडियो मानकर चल सकते हैं, सभी चीजें डिटेल में हम और पढ़ेंगे जब हमारी पेड क्लासेस आपकी चालू होगी। तो एक बार मैं फिर से उसको बता दे रहा हूं, ये आपका बैचेस चालू 15 अक्टूबर से होने वाला है। तो कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। नीचे आपको नंबर डिटेल दिए गए हैं, आपको कोई भी क्वेरी होगी इन नंबर पे कॉल करके आप अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा कोर्स ज्वाइन करने का। तो 15 तारीख के पहले ज्वाइन कर लीजिए ऑफर का लाभ लेने के लिए, उसके बाद रेट बढ़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।